फिलहाल जो है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन हम सारा ही कवर कर चुके हैं ऑलमोस्ट, ठीक है, ऑलमोस्ट कहा था मैंने। तो इस वीडियो के एंड में कुछ एक टॉपिक जो है हमारा वो कवर करेंगे हम, और उससे पहले क्वेश्चन आंसर का सेशन मैंने कहा था वो करने के, तो वही अब स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो बने रहो। तो स्टूडेंट्स ये कुछ क्वेश्चंस हैं, ठीक है, और बाकी आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है कि अरेंज द फॉलोइंग स्पीशीज पोटेशियम पॉजिटिव आर्गन एंड कैल्शियम ग्रुप पॉजिटिव, ठीक है, इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रेडियाई। अब जैसे इन्होंने ये स्पीशीज दिए हुए हैं पोटेशियम पॉजिटिव आर्गन और कैल्शियम, अरेंज करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में और रेडियाई इसके अकॉर्डिंग करना है। तो जो पोटेशियम है और आर्गन है और कैल्शियम ग्रुप पॉजिटिव है, ठीक है, इनके केस में मैं क्या देख सकता हूँ, कैल्शियम 2 पॉजिटिव है, आर्गन है और पोटेशियम पॉजिटिव, तीनों के पास कॉमन क्या है, तीनों के पास कॉमन क्या होगा कि सभी के पास 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 18 इलेक्ट्रॉन्स। आर्गन का एटॉमिक नंबर 18 होता है, ठीक है, तो 18 ही इसके पास इलेक्ट्रॉन होंगे। पोटेशियम के पास 19 इलेक्ट्रॉन्स थे, एक लूज करके 18 रह गया, इसके पास 20 थे, दो लूज करके 18 रह जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि कैल्शियम हो या आर्गन हो या हो पोटेशियम, तीनों के पास हैं 18 इलेक्ट्रॉन, यानी कि तीन अलग अलग शेल बनेंगे 288, ठीक है, तीनों के शेल भी इकट्ठे एक जैसे ही हैं। तो बात करूं मैं नंबर ऑफ प्रोटॉन की, क्योंकि जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होता है तो नंबर ऑफ शेल भी सेम होंगे, और नंबर ऑफ शेल सेम होगा तो कुल मिलाकर के जो रेडियस या रेडियस है इस पे डिपेंड करेगा न्यूक्लियर चार्ज पे, ठीक है, बता चुका मैं पहले ही। तो न्यूक्लियर चार्ज जो है सबसे ज्यादा इसमें 20 एटॉमिक नंबर है, इसका कैल्शियम का, आर्गन का होता है 18 और उसके बाद होता है 19। तो सबसे ज्यादा जो है एटॉमिक नंबर कैल्शियम का, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन यूज हुए 20, 19 और 18। इसको ऐसे अरेंज करना बड़ा सिंपल है, ठीक है ना, लेफ्ट से राइट हम जा रहे हैं इंक्रीज करते हुए। तो इन्हीं के एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग इसको अरेंज करो, कौन सा हमारा हो जाएगा कैल्शियम 2 पॉजिटिव, उसके बाद पोटेशियम पॉजिटिव और उसके बाद लास्ट में आ जाएगा हमारा आर्गन, ठीक है। तो ये ऑर्डर होगा पर्टिकुलरली, ठीक है। तो इस तरह क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, कई क्वेश्चन आते हैं इस फॉर्म में, कई बार पूछे जाते हैं, ये हो जाएगा ये कवर। उसके बाद सेकंडली देखो क्या है, कंपेयर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। अब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बतानी है हमने, ठीक है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जनरली नेगेटिव होती है, हम डिस्कस कर चुके हैं इस पॉइंट को। इसमें हमें क्या देखना है बेसिकली, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मैंने पहले बताया था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे भी डिपेंड करता है, न्यूक्लियर चार्ज पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है बात करें न्यूक्लियर चार्ज की, तो सिर्फ एक नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है, जैसे सिर्फ एक प्रोटॉन का डिफरेंस आ रहा है। तो मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखूं तो ये आ जाएगा 1s2 2s2 2p3, लास्ट वाले लिखते हैं 2p3 और इसके केस में 2p4, ठीक है। अब आप देख पा रहे होंगे कि इसके p सबशेल में 3 इलेक्ट्रॉन हैं, यानी वो हाफ फिल्ड है, ठीक है। हाफ फिल्ड, और ये क्या है, ना तो ये हाफ फिल्ड में आता है ना फुल फिल्ड में, यानी कि कंपेयर करें अगर हम दोनों को, स्टेबल कौन सा होगा, नाइट्रोजन। और कोई एलिमेंट अगर स्टेबल है तो आपको पता ही है कि ना तो वो इलेक्ट्रॉन लूज करने लायक है ना ही गेन लायक, इतना सेंस के मतलब वो करना नहीं चाहेगा उस चीज को, क्योंकि वो स्टेबल ऑलरेडी। तो अगर वो ऑलरेडी स्टेबल है तो ये नाइट्रोजन के केस में जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो जाएगा पॉजिटिव में और ये जाएगा नेगेटिव में। क्लियर सभी को? ओके, सेम क्वेश्चन जो आता है आपका इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी जो है, यहाँ पे जो है मैं क्वेश्चन के साथ साथ फॉर्म बता रहा हूँ। इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी का क्या मतलब है कि यहाँ पर आपसे आयनाइजेशन एंथैल्पी भी पूछी जा सकती है, ठीक है, आयनाइजेशन एंथैल्पी पूछ ली आपकी, जैसे कि सोडियम की एंड मैग्नीशियम की, ठीक है। सेकंड, जैसे इसकी सेकंड इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी जो है IE2 और इसकी जो सेकंड इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी है IE2, इनको कंपेयर करना है। क्वेश्चन में दिया है कि कंपेयर आयनाइजेशन एंथैल्पी, सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ सोडियम एंड मैग्नीशियम। अब इनके केस में देखो, सेकंड की बात कर रहे हैं तो 281 सोडियम के लिए लिखा मैंने ये, ठीक है, और मैग्नीशियम के लिए लिखूंगा मैं 282। तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन मैं इसका निकाल दूंगा तो इसके केस में कितना रह जाएगा 28, ठीक है, और इसके केस में कितना रह जाएगा 281। अब यहाँ पे क्लियरली देख पाओगे कि अगर इस क्वेश्चन में साइज के अकॉर्डिंग अगर जा रहे थे तो मैग्नीशियम का साइज कम होता है सोडियम के कंपेयर में, सोडियम के बाद मैग्नीशियम आ रहा है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया, ठीक है, नंबर ऑफ शेल्स सेम थे। तो अगर एलिमेंट की बात करूं मैं, आयन की बात ना करके एलिमेंट की बात करूं तो मैग्नीशियम जो होगा उसका साइज कम है, साइज कम है तो आप पूरा फॉर्मूला मत लगा देना कि न्यूक्लियर चार्ज इफेक्ट मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, समझ पा रहे हो कि मैग्नीशियम का साइज जो है क्या है, कम है,
साइज कम है तो आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होगी। वो वाला पॉइंट तब लगेगा ना बेटा कि जब हम बात करेंगे फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी की। किसकी बात करेंगे? फर्स्ट का मतलब एलिमेंट स्टेट में। अभी सेकंड की बात कर रहे हैं यानी कि वो आयनिक फॉर्म में है। तो इस बात को समझो जरा, ठीक है। तो कॉन्फ़िगरेशन में अकॉर्डिंगली लिख लिया मैंने। अब यहाँ पर देखो सेकंड इलेक्ट्रॉन मुझे यहाँ से निकालना पड़ेगा, ऑक्टेट डिस्टर्ब करना पड़ेगा, स्टेबिलिटी लूज करनी पड़ेगी उसको, जबकि यहाँ से कितना इजी होने वाला है ये। क्लियर है सभी को? ठीक है। तो सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी अगर कंपेयर करो तो सोडियम के केस में ज्यादा होगी। इसी क्वेश्चन को आप फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी के बेसिस पे भी कवर कर सकते हो, ठीक है। और इसका आंसर इस बेस पे भी लिख सकते हो। ये 281 जो है ये तो शेल के बेस पे मैंने लिखा है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सबशेल के हिसाब से या ऑर्बिटल के हिसाब से कैसे होता है? 1s2 2s2 2p6 और 3s1, ठीक है। और इसके केस में होगा 1s2 2s2 2p6 3s2। अब अगर इलेक्ट्रॉन आप यहां से निकाल देते हो तो क्या बचेगा लास्ट में? 2p6 स्टेबल। बात वही आ रही है ना। यहां से अगर निकालते हो तो यहाँ 1 रह जाएगा। अब कहने का मतलब है कि सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा 2p6 में से, फुली फिल्ड में से, और यहाँ पर सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा हाफ फिल्ड s में से। हाफ फिल्ड में से इजीली निकल जाएगा कंपैरेटिवली फुली फिल्ड, ठीक है। तो ये कवर हो जाएगा सभी को। तो इस तरह से मतलब बेसिकली क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी पे बताया दिया, आयनाइजेशन एंथैल्पी पे बता दिया, और इससे कंपैरिजन किया हमने अभी एटॉमिक साइज के बेस पे। उसके बाद एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि क्या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कांस्टेंट टर्म है? ये मैं बेसिकली उसी दिन बता चुका था जब मैंने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी करवाई थी, कवर कर ही लोगे। इसका क्या आंसर रहने वाला है कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो कांस्टेंट बिल्कुल भी नहीं रहता। डिपेंड किस पे करेगा? वो डिपेंड करता है किस पे? वो डिपेंड करता है आपका पर्टिकुलरली एलिमेंट के साथ। यानी कि जैसे मैंने इसमें शायद कार्बन हाइड्रोजन कार्बन फ्लोरीन का एग्जांपल दिया था। जैसे कैल्शियम है, कैल्शियम अगर ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना रहा है, कैल्शियम अगर क्लोरीन के साथ बॉन्ड बना रहा है, और कैल्शियम अगर फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बना रहा है, ठीक है, इस तरह से। तो तीनों एलिमेंट्स जो हैं यहाँ पर अलग अलग लिए मैंने, ऑक्सीजन क्लोरीन और फ्लोरीन। इन तीनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू अलग अलग होती है, कैल्शियम की अलग। तो कैल्शियम की जो फिक्स वैल्यू है, अब देख के चलो, मान लो मैं इसको x मान लेता हूँ, ठीक है, तो तीनों में ही x होगा, ये सिंपल सी चीज है, ठीक है। और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमें पता है कितनी होती है? 3.5। क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 3.0, लेकिन यहाँ पे दो है, याद रखना, 3.0 दो तरफ से इसको सराउंड करेंगे, और ये होता है 4.0, ये भी दो बार लिखूंगा मैं, दो तरफ से सराउंड। तो डेफिनेटली जो x की वैल्यू है अलग अलग ही आनी तीनों केसेस में, ठीक है। तो कभी भी सेम नहीं रहेगा। ओके, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है थोड़ा ध्यान से समझ लेना। टैबुलेटेड फॉर्म में, कई बार टैबुलेटेड फॉर्म में पूछा जाता है, तो क्वेश्चन सामने ही है, पढ़ो इसको एक बार। जैसे ये कह रहा है कि जो एलिमेंट्स दे रखे हैं ए बी सी, ठीक है, इनके केस में इसने ये बता देता हूँ किस तरह से लिखा हुआ है। जैसे ये होता है चेंज इन एंथैल्पी का, जो चेंज हो रहा है किसी भी टर्म का, चेंज इन एंथैल्पी, ये एंथैल्पी के लिए सिंबल लगाता है। तो इसका मतलब होता है चेंज इन एंथैल्पी। चेंज इन एंथैल्पी मतलब कि किसी भी प्रोसेस को करने में, जैसे कि यहाँ पे आई लिखा हुआ है, तो मतलब ये हो गया आयनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है, आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी में क्या एनर्जी लूज या गेन हुई है उसका मेजरमेंट, ठीक है। और यहाँ लिखा है फर्स्ट, तो इसका मतलब है ये इसने पूछा हुआ है, सॉरी गिवन है फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है। ये पता ही चल गया होगा, ये हो जाएगा सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा? ये जो है चेंज इन एंथैल्पी, कौन सी? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, EGE लिख सकते थे, ठीक है। तो मतलब आपको पता है कि क्या लिखा हुआ है इन्होंने, और इसके साथ साथ इसने वैल्यूज भी गिवन है हमारे को, ठीक है। तो इन वैल्यूज के बेस पे ए के लिए फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी 1518, ठीक है, 2812, ठीक है, उसके लिए 413 गिवन है। इस तरह से बटन को क्या लिखा हुआ है ना। पॉइंट ये है, फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि द एलिमेंट, सॉरी, द लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट, इन तीनों में से भी एबीसी में से लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट कौन सा है। हम बात पे जरा ध्यान देना कि रिएक्टिविटी पूछी हुई है, रिएक्टिविटी पूछी हुई है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन के इन्वॉल्वमेंट की बात कर रही है। अब इलेक्ट्रॉन के इन्वॉल्वमेंट का क्या मतलब होता है? किसी भी एलिमेंट के लिए रिएक्शन करने के लिए फर्स्ट इलेक्ट्रॉन की इन्वॉल्वमेंट होगी, तभी तो दूसरा तीसरा चौथा आएगा अगर जरूरत पड़ती है तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अगर आने वाला है तो आप ये देखो कि आयनाइजेशन एंथैल्पी फर्स्ट की वैल्यू पे डिपेंड करेगा क्वेश्चन, यानी कि तो आप ये देखो कि वैल्यू किसकी ज्यादा है, क्योंकि इसने लीस्ट पूछा है। जितनी ज्यादा डिमांडिंग होगी आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन का निकलना उतना ही डिफिकल्ट होने वाला है।
और इलेक्ट्रॉन जितनी डिफिकल्टी से निकलेगा, जितना लेट निकलेगा, उतना ही कम रिएक्टिव होगा। बात समझ में आई बात? ठीक है, तो आप यहाँ पे इजीली बता सकते हो कि जो इजीली कंपेयर हो सकता है कि जो बी है एलिमेंट, बी के केस में रिएक्टिविटी सबसे कम होने वाली है, तो आंसर क्या आ जाएगा? बी। ठीक है, बी एलिमेंट के लिए। नेक्स्ट है द मोस्ट रिएक्टिव मैटर, ये भी रिएक्टिविटी के ऊपर ही है। एक्चुअली तीनों ही क्वेश्चन रिएक्टिविटी के ऊपर है, इसने मोस्ट रिएक्टिव मेटल के बारे में कहा है। अब इसने मोस्ट रिएक्टिव पूछ लिया तो फर्स्ट क्वेश्चन का अपोजिट हो जाएगा। ये फर्स्ट क्वेश्चन में लीस्ट था, तो मतलब हमें हाईएस्ट देखनी थी, क्योंकि आयनाइजेशन एंथैल्पी और रिएक्टिविटी एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गए, एक तरह से देख सकते हो। ठीक है, क्योंकि फिर से देख बता रहा हूं कि आयनाइजेशन एंथैल्पी जितनी ज्यादा होने वाली है, इलेक्ट्रॉन की अवेलेबिलिटी उतनी ही कम होगी, तो रिएक्टिविटी लो हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर आप वैल्यू देख रहे हो, ये वैल्यू सबसे कम है। सबसे कम वैल्यू अगर ये है तो हम क्या कह सकते हैं, ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा, तो इसके लिए आंसर हो जाएगा हमारा सी। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन नॉन मेटल के ऊपर पूछा गया है कि मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल कौन सा है। अब जो नॉन मेटल्स होते हैं उनका मतलब क्या होता है, मैंने एलिमेंट किसने कहा, मेटल्स ने कहा, तो मैंने फर्स्ट एडिशन तक देख ली। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी भी देखी जा सकती थी, ये भी जो आपको है हो सकता है पजल करने के लिए भी दे दिया, कई बार काम क्या होता है, तो डिपेंड करता है क्वेश्चन टू क्वेश्चन। अभी तक हमारे काम नहीं आया है सेकंड वाला कॉलम। ठीक है, और थर्ड में भी काम नहीं आने वाला, क्योंकि नॉन मेटल की रिगार्डिंग बात कर रहे तो हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लिखेंगे। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, क्योंकि नॉन मेटल्स का काम गेन करना होता है इलेक्ट्रॉन्स को। यहाँ मेटल पूछा था इसलिए इसमें हमने लूजिंग पे ध्यान दिया, यहाँ एलिमेंट दिया था तो हमने लूज करने पे ध्यान दिया, ना काम चलता तो हम सेकंड पे जाते हैं या थर्ड पे जाते हैं। ठीक है, इस तरह से। नाउ मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल्स ने पूछा, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आप देखोगे। अब जो नॉन मेटल्स होते हैं, जितने ज्यादा जितने ज्यादा उनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगी, उतने ही ज्यादा वो जल्दी स्टेबल हो जाते हैं। हमने पढ़ा था कि लेफ्ट टू राइट चलते हुए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मैग्नीट्यूड बढ़ जाता है। ठीक है ना, उतनी ज्यादा एनर्जी वो लूज करते हैं। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा एनर्जी कौन लूज कर रहा है, तो रेस में ही है क्योंकि प्लस में आ रहा है। ठीक है, बात करते हैं इन दोनों की, तो ये आप इजीली बता सकते हो 3, 12 एंड 42 में से बिगर वैल्यू इजी इजी हमारे लिए बताना। ठीक है, ये मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि जो माइनस है या प्लस है, ये मैथमेटिकली नहीं सोचना है, हमें ये कैसे सोचना है, थर्मोडायनामिकली। राइट, थर्मोडायनामिकली हिसाब के अकॉर्डिंगली हमने चेक करना है कि जो साइन कन्वेंशन है वो किस तरह से चलते हैं। ठीक है, तो ये मैं लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वाले पार्ट में करवा चुका हूँ, ये चीज आप देख सकते हो। तो यहाँ पर हमारा आंसर जो आ जाएगा वो जाएगा थर्ड में ए। ठीक है, तो बस इसी तरह के कुछ क्वेश्चन है जो आपको कवर करने हैं। तो वीडियो के स्टार्ट में मैंने कहा था कि एक टॉपिक हमारा पेंडिंग है, वो देखते हैं। टॉपिक जो पेंडिंग है वो देखो कौन सा होगा। फिर नेक्स्ट जो टॉपिक हमने कवर करना है वो होगा हमारा एनॉमलस प्रॉपर्टीज पे। एनॉमलस प्रॉपर्टीज, अब एनॉमलस प्रॉपर्टीज की हम पढ़ रहे हैं ऑफ एलिमेंट्स। कुछ एलिमेंट्स जो होते हैं वो एनॉमलस प्रॉपर्टीज भी शो करते हैं। एनॉमलस प्रॉपर्टी का मतलब हो जाता है कुछ अलग सा। ठीक है ना, वो काफी अलग सी प्रॉपर्टी शो करते हैं, मतलब कि अदर एलिमेंट के कंपेयर में आप इजीली उनको डिफरेंशिएट कर सकते हो। ठीक है, कैसे, जैसे एनॉमलस प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स में किस तरह के एलिमेंट्स की बात कर रहा हूं, कुछ एलिमेंट्स, यहाँ दो तरह के एनॉमलस प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूं मैं। एक तो होगा हमारा एनॉमलस प्रॉपर्टी ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, और दूसरा है डायगोनल रिलेशनशिप। डायगोनल रिलेशनशिप, ये जो दो टॉपिक्स हैं ये आपको काम आएंगे आगे के क्लासेस में भी, आगे की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की चैप्टर में भी है ये। ठीक है, 12th में भी है ये, तो हर जगह जाके आ जाते हैं आपके। तो एनॉमलस प्रॉपर्टी को डिस्कस करके यहाँ पे कहते हैं डायगोनल रिलेशनशिप को। ठीक है, नोट करो इसको। एनॉमलस प्रॉपर्टीज ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कौन से होते हैं, तो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट की बात जैसे पीरियोडिक टेबल में होता है ना, हाइड्रोजन के बाद फिर आपका हीलियम इधर आता है, फिर लिथियम, उसके बाद आपका आता है बेरिलियम। ठीक है, उसके बाद बोरोन यहाँ से स्टार्ट होता है, कवर है सभी को ये। तो बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, उसके बाद नियोन आता है, इस तरह से। फिर आपने देखा होगा कि उसके बाद यहाँ पे सोडियम, और फिर उसके बाद यहाँ पे आता है मैग्नीशियम, उसके बाद फिर से ब्लैंक, ये ब्लैंक्स है। ठीक है, क्योंकि जो हमारा डी ब्लॉक है वो यहाँ से स्टार्ट होता है, ये दिखाना चाह रहा हूँ मैं इसके अंदर यहाँ पर
ठीक है, ये स्पेस एम्प्टी होता है, ठीक है, ये आपका एस ब्लॉक के अंदर चलेगा, ठीक है, और ये आपका कहाँ चलता है, पी ब्लॉक के अंदर। तो कुल मिलाकर के आपके पीरियोडिक टेबल है जनरल। तो ये आपका एस ब्लॉक चल रहा है, ये आपके डी और ये पी। तो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट की बात मैं करूं तो जो हम डी ब्लॉक को पढ़ते हैं ना, उनको हम कभी भी ग्रुप और पीरियड के रिगार्डिंग नहीं पढ़ते, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में आपने पढ़ा होगा हर जगह कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ब्लॉक 4 होते हैं, ग्रुप 18 होते हैं, पीरियड 7 होते हैं, इस तरह से। लेकिन डी की बात अगर हम करें तो डी को ना तो ग्रुप के फॉर्म में पढ़ते हैं ना ही पीरियड के फॉर्म में पढ़ते हैं। तो बाकी जो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक बचता है उसको ग्रुप और पीरियड के फॉर्म में पढ़ते हैं, ठीक है। तो मैं बात करूं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट की, तो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक की रिगार्डिंग में बात कर रहा हूं कि जो फर्स्ट एलिमेंट होता है किसी भी ग्रुप का उसको रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट कहा जाता है, ठीक है। तो बात करें इस फर्स्ट ग्रुप की अल्कली मेटल की, तो अल्कली मेटल का फर्स्ट मेंबर हाइड्रोजन नहीं होता, ये याद रखना। लिथियम को हम रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट कहेंगे एस ब्लॉक में, अल्कली मेटल में। क्यों कहेंगे? क्योंकि ये नॉन मेटल है, ठीक है, क्योंकि इसकी पोजीशन डाउटफुल है, ये पहले भी डिस्कस किया हुआ है हमने, ठीक है। तो इजीली हो जाएगा ये। तो लिथियम यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव, यहाँ बेरिलियम हो गया। ग्रुप नंबर 13 में बोरोन, 14 में कार्बन, 15 में नाइट्रोजन, 16 में ऑक्सीजन, और फ्लोरीन किसमें आ जाएगा? 17 में, और 18 में आपका कह सकते हो हीलियम को। तो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट का मीनिंग क्लियर हो गया सभी को। अब मैंने फाउंडेशन सीरीज में बताया हुआ है कि आपका जो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन है वो काम आएगा आपके 11th में, आपके 12th में। 11th में एस ब्लॉक पी ब्लॉक पढ़ेंगे। एस ब्लॉक में हम ये टॉपिक कवर करने वाले हैं, यहाँ पे भी कवर करेंगे, लेकिन वहां पर भी टॉपिक फिर से आता है, इसलिए आज ही ध्यान से पढ़ लो, ठीक है। वहां पर भी कुछ नया नहीं जुड़ने वाला है। तो लिथियम की एनॉमलस प्रॉपर्टी पढ़ेंगे हम वहां पर। फिर हम सेकंड पोर्शन में पढ़ेंगे बेरिलियम की, क्योंकि क्या है, एस ब्लॉक के दो ही ग्रुप हैं। तो एस ब्लॉक एलिमेंट जब हम स्टार्ट करेंगे तो उसको दो पोर्शन में पढ़ना है हमने। फर्स्ट पोर्शन होगा अल्कली मेटल्स का और सेकंड पोर्शन होगा अल्कलाइन अर्थ मेटल का। यानी कि फर्स्ट पोर्शन होगा फर्स्ट ग्रुप का और सेकंड पोर्शन होगा सेकंड ग्रुप का। क्लियर है सभी को? तो फर्स्ट में हम ये पढ़ेंगे एनॉमलस प्रॉपर्टी ऑफ लिथियम, और सेकंड पोर्शन में क्या पढ़ेंगे? एनॉमलस प्रॉपर्टीज ऑफ बेरिलियम। क्लियर? एस ब्लॉक खत्म हो गया हमारा, ठीक है, मतलब एस ब्लॉक का एक टॉपिक खत्म हो गया। उसके बाद पी ब्लॉक 11th में हमने पढ़ना है। तो पी ब्लॉक में हमारे सीबीएसई के अकॉर्डिंग 3 ग्रुप्स आते हैं, 13 ग्रुप, 14 ग्रुप एंड 15 ग्रुप। तो 13 ग्रुप, 15 ग्रुप, सॉरी 13, 14 एंड 15 तीनों को अलग-अलग पोर्शन, 3 पोर्शन में पढ़ेंगे पी ब्लॉक को, और वहां पर तीनों ही पोर्शन में हम पढ़ते हैं एनॉमलस प्रॉपर्टी, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन। समझ में आ रहा है? उसके बाद फिर पी ब्लॉक हमारा 12th में आता है, बचे हुए 3 ग्रुप के लिए, तो वो भी समझ में आएगा होगा। तो एनॉमलस प्रॉपर्टी किसी भी रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट का एक ही तरह का होता है। ऐसा नहीं है कि लिथियम अलग शो करेगा, बेरिलियम अलग शो करेगा, बोरोन अलग शो करेगा, सबका सेम ही होता है। और क्यों होता है वो हम देखते हैं। एनॉमलस प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि अगर हम बात करें कि एनॉमलस प्रॉपर्टी ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, या मैं फिलहाल लिथियम के बारे में बात करूं, एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं लिथियम का। तो लिथियम के केस में ये है कि एनॉमलस प्रॉपर्टी का मतलब होगा कि बाकी के अपने मेंबर्स से, किसी ग्रुप के बाकी के अपने मेंबर्स से थोड़ी सी प्रॉपर्टीज अलग शो करता है, और वो प्रॉपर्टी जो वो अलग शो कर रहे हैं, यानी कि लिथियम जो है इन सबसे अलग है, इसीलिए एनॉमलस प्रॉपर्टी आता है। एनॉमलस एलिमेंट है एक तरह से अपने ग्रुप के अंदर। तो ये एनॉमलस प्रॉपर्टी क्यों शो करता है, उसका बड़ा सिंपल सा रीजन है, वो रीजन मैं लिस्ट आउट करवा रहा हूं, नोट करोगे साथ साथ। फर्स्ट पॉइंट आता है स्मॉल एटॉमिक साइज। ऑब्वियसली ये तो बात सभी को पता है कि फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट जो होता है बहुत छोटा होता है बाकी के एलिमेंट से, नंबर ग्रुप साइज बढ़ता ही है। तो सबसे पहले वाले को हम स्मॉलेस्ट लिख सकते हैं। अपने अपने ग्रुप में सभी पहले वाले एलिमेंट क्या होंगे? स्मॉल होंगे। अब सेकंड और थर्ड पॉइंट इसी पॉइंट में से निकाल देंगे। अगर स्मॉलेस्ट है तो हाई एनर्जी एंथैल्पी होगी, हाई एनर्जी एंथैल्पी होगी, यानी इसमें हाईएस्ट भी लिख सकता हूं। ये भी क्लियर है सभी को? ठीक है। और बात करें थर्ड नंबर पे हम उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में हमने क्या पढ़ा है कि जैसे जैसे नीचे जाते हैं मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है। मेटालिक कैरेक्टर बढ़ने का मतलब नॉन मेटालिक कैरेक्टर कम होगा, पॉजिटिव होगी एक दूसरे के, और नॉन मेटालिक कैरेक्टर का कम होना यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कम होगा। तो हम लिखेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो रही है तो ऊपर वाले एलिमेंट ज्यादा होगी ना, तो हम लिखेंगे हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये 3 टॉपिक जो है ये समझ में आएंगे फटाफट से हमें, ठीक है। पॉइंट नंबर 4 जो है उसकी वजह से भी एनॉमलस होता है, वो ध्यान से देखना। इट हैज absence ऑफ डी सब शेल। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन बनते हैं कई बार, ठीक है। क्वेश्चन जो है इसके ऊपर जो भी बनते हैं वो रिस्पेक्टिव क्लासेस में देखेंगे हम,
ठीक है, इसका मतलब समझते हैं फिलहाल क्या है कि डी सबशेल की अब्सेंस होती है। ठीक है, अब डी सबशेल का अब्सेंस होना है क्या मतलब, बात यहाँ पे लिथियम की करूँ अगर, ठीक है, तो सेकंड ग्रुप से बिलोंग करता है, कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी 1s2 2s1। ठीक है, बात अगर मैं करूं बेरिलियम की तो 1s2 2s2 हो जाएगा, तो बात एस पे ही खत्म होगी, डी इसमें इन्वॉल्व ही नहीं हुआ। ठीक है, बात करें जैसे कि ये तो था लिथियम बेरिलियम के लिए। ठीक है, कार्बन के लिए बात करें तो एटॉमिक नंबर 6 होता है 1s2 2s2 2p2, बात फिर से पी पे खत्म होगी, डी तक पहुंच ही नहीं पाए। ठीक है, उसके बाद नाइट्रोजन की बात करें तो P3 हो जाएगा, ऑक्सीजन P4 हो जाएगा, फ्लोरीन P5 हो जाएगा। ठीक है, नियोन की बात करें तो P6 हो जाएगा, तो 2p6 पे ही कहानी खत्म हो जाएगी, डी तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। तो फर्स्ट एलिमेंट जो होते हैं किसी भी ग्रुप के, उनमें डी सबशेल का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। ध्यान से सुनो इस बात को, क्योंकि यहाँ पर हाईएस्ट जो है क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या रहने वाली है 2, दो ही सबशेल रहेंगे। अगर मैं बात करूं लिथियम की तो इसमें क्या है, डी सबशेल नहीं है, ऑप्शंस लिखा नहीं है। लिथियम की बात क्या है, सोडियम, सोडियम की कॉन्फ़िगरेशन में कई स्टूडेंट लिख देते हैं 1s2 2s2 2p6। ठीक है, कितना आ जाएगा 2p6 और लास्ट में होता है 3s1। तो डी तो इसमें भी नहीं आया, देखा है डी इसमें, पर हम इसमें कहेंगे डी है, इसमें डी इसमें प्रेजेंट है। कैसे प्रेजेंट है देखो, सोडियम के लिए मैं लिख रहा हूँ फर्स्ट सेकंड थर्ड, तीन शेल होंगे इसमें, इसमें लिखेंगे 1s2, इसमें लिखेंगे 2s2 2p6 3s1 3p 3d। थर्ड शेल में इलेक्ट्रॉन आ रहा है, यानी कि थर्ड शेल को इन्वॉल्व तो करना ही पड़ेगा ना, तो 3p और 3d दोनों ही है इसमें। 3d इसमें है लेकिन कैसा है, वैकेंट है, खाली है, बिल्कुल खाली है, लेकिन अब्सेंस तो नहीं है, प्रेजेंट ही है ना वो। और बात करें अगर इनमें से किसी भी एलिमेंट की तो कहानी यही खत्म हो जाती है, थर्ड शेल तक पहुंच ही नहीं पाते हम। तो 3d पूरी तरह से अब्सेंस है, इस बात को ध्यान से समझो, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, तो क्लियर हो गए चार पॉइंट्स इन सभी के, तो इन्हीं की वजह से ये रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट जो है एनॉमस प्रॉपर्टी शो करते हैं। लेकिन यहाँ पे एक और चीज देखना, पॉइंट नंबर 5 भी लिखा जाएगा। ठीक है, पॉइंट नंबर 5 भी लिखा जाएगा, लेकिन वो लिथियम के केस में नहीं होता, बाकी सभी के केसेस में होता है। लिथियम के केस में इसलिए नहीं होता क्योंकि लिथियम की जो वैलेंसी है वो 1 है, यानी वो सिर्फ सिंगल बॉन्ड ही बना सकते हैं। बाकी जितने भी एलिमेंट है वो मोर देन 1 बॉन्ड बना सकते हैं, फ्लोरीन को छोड़ दें तो फ्लोरीन भी नहीं बनाएगा। ठीक है, तो जो भी एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाता है उसमें पॉइंट नंबर 5 भी लिख सकते हैं। उसमें हम पॉइंट नंबर 5 क्या लिखेंगे, इट डज नॉट फॉर्म p pi d pi बॉन्डिंग। ठीक है, क्योंकि डी सबशेल है ही नहीं तो वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेशन कैसे करेगा। तो पॉइंट नंबर 4 से पॉइंट नंबर 5 निकलता है। p pi d pi बॉन्डिंग एक्चुअली में क्या होती है उसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में जब हम पढ़ेंगे बॉन्डिंग्स के बारे में। तो फर्स्ट एनॉमस प्रॉपर्टी ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट क्लियर हो गया। अब देखते हैं डायगोनल रिलेशनशिप। डायगोनल रिलेशनशिप क्या है कि कुछ एलिमेंट जो हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसके अंदर कुछ एलिमेंट्स डायगोनली, एक्चुअली डायगोनली मैं इसको बताता हूँ इस तरह से, देखो कि हमारे पास जैसे ये है लिथियम, ठीक है, उसके बाद आता है बेरिलियम, फिर यहाँ बोरोन कार्बन, इस तरह चलेगा। ठीक है, लिथियम के नीचे आता है सोडियम, फिर उसके बाद नीचे आता है क्या, मैग्नीशियम, उसके बाद क्या आता है यहाँ पे एल्यूमिनियम, इस तरह से। तो कुछ एलिमेंट्स जैसे कि इन 4 एलिमेंट्स का मैं पॉज बनाता हूँ, तो मैं क्या चल रहा हूँ लेफ्ट टू राइट, मैं क्या चल रहा हूँ डाउन द रोड। तो डायगोनल क्या हुआ, मैंने लेफ्ट टू राइट और डाउन द रोड इसलिए बताया क्योंकि मैं डायगोनल समझाना चाह रहा हूँ। स्क्वायर के अंदर मैथमेटिक्स वाले तो बड़ी जल्दी से डायगोनल पकड़ लेते हैं, ये भी डायगोनल हो गया और ये भी डायगोनल हो गया। डायगोनल रिलेशनशिप की बात अगर करें तो प्रोसीडिंग डायगोनल की बात होती है, ये प्रोसीडिंग डायगोनल है। क्यों है, क्योंकि मैं इधर जा रहा हूँ मैं इधर जा रहा हूँ, तो इन दोनों के बीच का रिजल्टेंट तो यही होगा ना, यही डायरेक्शन होगी, तो आप इस डायगोनल को काउंटर नहीं करोगे। तो डायगोनल रिलेशनशिप का क्या मतलब होता है, रिलेशनशिप का यही मतलब है कि कुछ सिमिलर पॉइंट्स मिले। तो कुछ प्रॉपर्टीज जो हैं किसी किसी एलिमेंट में होता है, डायगोनल रिलेशनशिप हर जगह देखने को नहीं मिलता, कुछ ही पेयर्स हैं इसके। ठीक है, जैसे कि लिथियम मैग्नीशियम में हो जाता है, बेरिलियम में और एल्यूमिनियम में देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो ये दो पेयर मैं बता रहा हूँ आपको जो डायगोनल रिलेशनशिप शो करते हैं। है क्या डेफिनेशन, सिंपल सा है कि जो एलिमेंट डायगोनली प्रेजेंट है और उनके बीच में कुछ प्रॉपर्टी सिमिलर हैं तो उस वजह से उसको हम क्या कहते हैं, डायगोनल रिलेशनशिप। तो वर्ड मीनिंग ही है, पूरा पूरा समझ में आएगा कैसे। रीजन क्या होता है इसके पीछे, रीजन बड़ा बेसिक सा है कि देखो कुछ प्रॉपर्टी यहाँ जाने से इंक्रीज हो रही है
और डाउन द ग्रुप डिक्रीज हो रही है। तो जितना इंक्रीज हुआ यहाँ पे और जितना डिक्रीज हुआ यहाँ पे, तो ऑलमोस्ट सेम आ जाता है, ठीक है ना, कैंसल आउट कर देती हूँ प्रॉपर्टीज। मैं कहूँ यहाँ इंक्रीज कर रही है प्रॉपर्टी कोई और वही प्रॉपर्टी यहाँ डिक्रीज कर रही है, तो कैंसल आउट हो जाएगा। और एक प्रॉपर्टी अगर यहाँ डिक्रीज करके यहाँ इंक्रीज करे तब भी कैंसल आउट हो जाएगा। तो दोनों ही केसेस में कैंसल आउट है। कैंसल आउट का मतलब ऑलमोस्ट कैंसल आउट, प्योरली नहीं होगा, ठीक है। तो उस केस में हम कह सकते हैं कि जो प्रॉपर्टी थी वो सिमिलरली शो करते हैं, ठीक है। तो कवर्ड है ये टॉपिक भी हमें देखने को मिलेगा एस ब्लॉक या पी ब्लॉक में। तो इसी के साथ वीडियो कंप्लीट होती है हमारी, चैप्टर कंप्लीट होता है। पीडीएफ जरूर डाउनलोड करो और सॉल्व करो। थैंक यू।